आप सभी को नमस्कार। मैं डीके उपाध्याय प्रयास आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आपको बताया गया था कि ज्योग्राफी की वीडियो हम रेगुलर आपके लिए बनाते रहेंगे। और पिछले वीडियो में आपको जैसा कि बताया गया ट्रांस हिमालय के बारे में, ट्रांस हिमालय का नॉर्दर्न स्ट्रक्चर बताया गया, पामीर, ट्रांस हिमालय का सदर्न स्ट्रक्चर बताया गया, ITSZ, उसमें गॉर्ज के बारे में बताया गया, कैनियन के बारे में बताया गया, नॉर्दर्न स्ट्रक्चर में हिंदू कुछ बताया गया, रूफ ऑफ एशिया कहा जाता है पामीर को, ये सारी बातें बताई गई। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं उसे ध्यान से समझना है। आज हमें थोड़ा सा ट्रांस हिमालय के बारे में जानना है। ट्रांस हिमालय, नॉर्थ साउथ तो हमने कर लिया था, अब क्या जानना है ट्रांस हिमालय के बारे में। तो ट्रांस हिमालय में अगर जो ध्यान से आपको एटलस देखना है, यहां तो आपको ऐसे ड्रॉ किया गया है जिससे आप ज्यादा विजुलाइज कर पाओ। रियलिटी तो ऐसी होती नहीं है, आपको पढ़ाने के लिए यूज किया गया, तो ये ध्यान देना है। ट्रांस हिमालय में देखोगे नॉर्थ से साउथ के क्रम में, इधर नॉर्थ है तो इधर साउथ है, तो नॉर्थ से साउथ के क्रम में आप देखेंगे ट्रांस हिमालय में सबसे पहला जो पर्वत खूब लंबा सा दिख रहा है, काराकोरम। काराकोरम पर्वत, मैं हिंदी भी लिख दूं, काराकोरम पर्वत। इसके साउथ में आप देख रहे होंगे काराकोरम, एल मैंने लिखा है, तो इसके साउथ में लद्दाख। लद्दाख पर्वत, उसके साउथ में जास्कर पर्वत। तो ट्रांस हिमालय में ये तीन पर्वत नॉर्थ से साउथ के क्रम में मिलते हैं। सबसे नॉर्थ में काराकोरम, उसके बाद लद्दाख और उसके बाद जास्कर पर्वत। अब इन तीनों पर्वतों के बीच बीच से नदियां निकलती हैं, तब इन पर्वतों को अलग कर देती हैं। जैसे ध्यान दो, काराकोरम और लद्दाख पर्वत के बीच में श्योक नदी है। श्योक सिंधु की सहायक नदी है, मतलब श्योक आके मिल जाती है सिंधु से, तो श्योक नदी है। फिर लद्दाख और जास्कर पर्वतों के बीच में सिंधु नदी है। सिंधु सिंधु दोनों बातें कहीं कहीं लिखी होती हैं, तो सिंधु नदी है, तो श्योक नदी और सिंधु नदी। अब मुद्दा क्या आया? अब मुद्दा बना कि भाई काराकोरम पर्वत हो गया, इसका साउथ नॉर्थ सब कुछ हो गया, कौन कौन चीजें अलग कर रही हैं। अब बात आई कि भाई इसमें चोटियां कौन कौन सी हैं, पर्वत कौन कौन से हैं, ग्लेशियर कोई हो तो उसमें बता दीजिए। तो ट्रांस हिमालय में काराकोरम पर्वत इंपॉर्टेंट है। काराकोरम पर्वत में तमाम सारी चोटियां हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ गैसर ब्रह्म होगा, एटलस में आप देखोगे तो ये सब मिलेगा। गैसर ब्रह्म होगा, मैसर ब्रह्म एक जगह है वो भी होगा, गैसर ब्रह्म, मैसर ब्रह्म, यहीं आपको मिलेगा बीच में, यहीं माउंट K2, यहीं बीच में मिलेगा माउंट राकापोसी। अब इन दोनों को तो समझो, इन दोनों को जान लेना है। तो काराकोरम पर्वत में दो चोटियां बड़ी फेमस हैं, माउंट K2 और माउंट राकापोसी। से अलग पेज में देख लेते हैं। तो पहली माउंट K2, इसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। इसकी खासियत क्या है? पहली बात तो काराकोरम में है, काराकोरम पर्वत लद्दाख, लद्दाख में है। दूसरी बात, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन ध्यान देना है, आपको बचपन से ही पढ़ाया जाता है कि जब हम भारत का मैप बनाते हैं तो भारत का मैप, ये जो कश्मीर वाला रीजन है, कश्मीर वाले रीजन में 1947 के समय से ही कुछ पार्ट हमारे कब्जे में नहीं है, उसे हम पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहते हैं। राजा हरि सिंह ने तो पूरे कश्मीर का विलय किया था, लेकिन कबायलियों के भेष में पाकिस्तानी सेना ने अटैक किया और उसके बाद हमारी सेना ने उसका प्रतिकार किया। बाद में ये कंट्रोल लाइन बन गई, आज भी उसी कंट्रोल लाइन पे दोनों देश अडिग हैं। ये विवाद है, इस पर हमें नहीं जाना, लेकिन पूरा कश्मीर हमारी संसद कई बार कह चुकी है, सब लोग कहते हैं, और वैसे भी सनी देओल भी कहते हैं, आप लोग फेवरेट
तो हमारी संसद कह चुकी है, सनी देओल कहें या ना कहें, तो हमारी संसद कह चुकी है कि पूरा कश्मीर हमारा है। हम सारे भारतवासी भी मानते हैं भाई पूरा कश्मीर हमारा है। तो इस पार्ट को जो पाकिस्तान के कब्जे में है इसे हम बोल देते हैं पाक अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। माउंट केटू यहां है पाक अधिकृत कश्मीर में। तो बेटा कभी कंफ्यूज मत होना, जैसे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर वो उसके कब्जे में तब भी अपना है। हाँ अपना है, ठीक है। आपसे पूछा जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट केटू बताना है, लद्दाख, ये लद्दाख का पार्ट है। दूसरी बात, मतलब हमारी दूसरी बात इसमें पॉइंट में तीसरी बात, ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, सेकेंड हाईएस्ट इन वर्ल्ड, सेकेंड हाईएस्ट इन वर्ल्ड, दुनिया की दूसरी सबसे, भारत की सबसे ऊंची चोटी। और ये कहां मिली, ये मिली काराकोरम पर्वत में, माउंट केटू के नाम से। दूसरी राकापोसी है। राकापोसी की क्या खासियत है भाई देख लेते हैं। माउंट राकापोसी, तो माउंट राकापोसी की खासियत यह है, आप अगर जो ध्यान से समझेंगे तो माउंट राकापोसी दुनिया की सबसे ज्यादा स्लोपी सरफेस की पीक है। मतलब माउंट राकापोसी का स्लोप दुनिया में सबसे तेज है, कहा जाता है ये तीव्रतम ढाल वाली चोटी है। माउंट राकापोसी तीव्रतम ढाल वाली, सबसे ज्यादा स्लोप है इसमें माउंट राकापोसी में। दो बातें हो गई, दो चोटियां जान गए। अब तीसरी बात, फिर ट्रांस हिमालय में कई सारे यहाँ ग्लेशियर है जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ट्रांस हिमालय में ग्लेशियर है, जैसे कई सारे ग्लेशियर इसी काराकोरम पर्वत में मैक्सिमम मिल जाएंगे। जैसे कई सारे आपको मिल जाएगा, रेमो ग्लेशियर आपको मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा बतूरा ग्लेशियर मिल जाएगा, एटलस में देखना है बेटा, आपको मिल जाएगा बालतोर ग्लेशियर मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा हिस्पार मिल जाएगा, ऐसे तमाम है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सियाचिन ग्लेशियर मिलेगा। और सियाचिन तो सबको पता है, सियाचिन कहाँ है, ये जो कंट्रोल लाइन आपको दिखती है सियाचिन ग्लेशियर इसी के बीच में है, कंट्रोल लाइन के बीच में। इससे क्या होता है, इससे चाइना वाला कब्जा, ये पाकिस्तान वाले कब्जे पर हम नजर रखते हैं। बहुत ऊंचा ग्राउंड है, बहुत ऊंची जगह है। तो सियाचिन का ठीक ठाक पार्ट पाकिस्तान के कब्जे में है, लेकिन ऊंचाई वाला पार्ट जहां से हमारा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट ज्यादा है वो हमारे पास है। तो कभी कभार क्या होता था, 1984 तक ऐसा हुआ, 1983 की ठंडक तक, 84 नहीं कहेंगे, 1983 तक हमारी सेना क्या करती थी, सियाचिन की ऊंचाई के नाते वहां ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम है, ठंडक में वहां रहा ही नहीं जाता, तो सेना नीचे उतर आती थी सियाचिन से। तो 6 महीना सेना नीचे रहती थी, 6 महीना वहां ऊपर रहती थी सेना। तो 6 महीने कब वो नीचे रहते थे, अक्टूबर में वो नीचे उतर आते थे। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर मार्च के बाद अप्रैल से फिर वो रहते थे, अप्रैल से फिर वो सितंबर तक रहते थे। 1983 की ठंडक में जब हमारी सेना नीचे उतरी तो पाकिस्तानियों ने सियाचिन पर कब्जा कर लिया। हमें पता भी नहीं चला, हमारी टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी नहीं थी। मार्च में हमें पता चला, 1984 के मार्च में पता चला। तो इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, जीवित थी, 84 के अक्टूबर में उनकी मौत हुई। मार्च में उन्होंने सियाचिन को पाने के लिए ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया, अप्रैल 1984 में। ऑपरेशन मेघदूत के बाद सियाचिन को छुड़ाया गया। गोरखाओं ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, बहुत ज्यादा सैनिक मरे थे, पाकिस्तान के भी सैनिक मरे थे, हमारे भी सैनिक मरे थे। हमारे सैनिक तो ज्यादा ही मरे थे बेचारे, ज्यादा शहीद हुए थे। कारण क्या था, पाकिस्तानी सैनिक ऊंचाई पर थे, ऊंचाई पर पहाड़ भी ठेल देते थे, धकेल देते थे, तो भी वो भी गोली और बारूद का काम करता था। तो ऊंचाई पर लड़ते हुए जाना था इन गोरखाओं को। ऑपरेशन मेघदूत 1984 में लॉन्च हुआ। आजकल ये न्यूज में है। अभी आप देखेंगे कुछ समय पहले ऑपरेशन मेघदूत में 2-3 सैनिकों की बॉडी मिली ही नहीं थी, उनकी बॉडी अब मिली है, एकदम उसी तरीके से उस समय की बॉडी अब मिली है। अभी 2023-24 की बात है। तो ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा छुड़ाया गया। अब वहां से सेनाएं नीचे उतरती ही नहीं है, कोई ना कोई वहां रहता है। अभी न्यूज में कुछ बातें और हैं, वहां लेडीज पोस्टिंग नहीं दी जाती थी, तो अभी कैप्टन शिवा चौहान की पोस्टिंग दी गई है ना। तो लेडीज पोस्टिंग हो गई है। इस दृष्टि से भी थोड़ा करंट अफेयर के तरीके से भी ये इंपॉर्टेंट है सियाचिन। और क्यों इंपॉर्टेंट है, सियाचिन से नदी निकलती है, इस नदी का नाम नुब्रा है।
मतलब नुब्रा नदी की घाटी सियाचिन से ही निकलती है। ये नदी आके मिल जाती है एक दूसरी नदी से, इसी नदी का नाम श्योक है, अभी हमने पढ़ा। और श्योक किससे मिल जा रही है? श्योक तो सहायक नदी है सिंधु की, सिंधु नदी की सहायक नदी है। मतलब सियाचिन और किस लिए इंपॉर्टेंट है बेटा? सियाचिन से निकलने वाली नदी ग्लेशिएटेड रिवर है। तो नदी अगर जो सियाचिन पर कोई कब्जा होता तो इस नदी की घाटी से कोई आराम से आ जाएगा श्योक में आ गया, सिंधु में आ गया, और ज्यादा टेंशन। तो सियाचिन से नुब्रा नदी निकलती है। नुब्रा एक ग्लेशिएटेड रिवर है, हिमानीकृत नदी है, मतलब लगभग लगभग समय वहां बर्फ जमा रहता है। क्लियर? तो ये ट्रांसीमाले का पार्ट हो गया। फिर मिलेंगे। थैंक यू।